बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद रखता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों आज जो है ना हम जो है ना कूलम लॉ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना, कि कूलम लॉ क्या होता है और ये हमें क्या बताता है। तो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा बता देता हूँ कि कूलम का लॉ जो है ना वो हमारे पास चार्जों के बारे में है, ठीक है ना। ये चार्जों के बारे में बताते हैं कि हमारे पास जब इलेक्ट्रिक चार्ज हो तो ना तो इसके दरमियान जो है ना एक किस्म का कुव्वत होता है। वो कुव्वत या तो अट्रैक्टिव होगा और या रिपल्सिव होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि कूलम का लॉ जो है ना, कूलम का कानून जो है ना वो चार्जों के दरमियान होता है, चार्जों के बारे में होता है। तो इसलिए सबसे पहले जो है ना क्वेश्चन ये पैदा होता है कि चार्जों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है कि चार्ज होता है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले चार्ज के बारे में जानना ज़रूरी है और बाद में जो है ना हम कूलम लॉ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले चार्ज के बारे में बताते हैं। चार्ज कि चार्ज क्या होता है, CHARG चार्ज। तो चार हम किस तरह डिफाइन करते हैं, इस तरह के द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, किसी मादे का ज़ाती खुसूसियत, यानी जब भी मैटर मादा पैदा हो चुका है तो इससे ये चार्ज पैदा हो चुका है। तो इसलिए हम डिफाइन करते हैं कि चार्ज इट इज़ द इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, यानी किसी मादे का ज़ाती खुसूसियत। इट इज़ द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, किसी मादे का ज़ाती खुसूसियत। इंट्रिंसिक हम ज़ाती को कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि किसी मादे का ज़ाती खुसूसियत जो उसके साथ पैदा हो चुका हो तो उसको हम कहते हैं चार्ज। या हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर टू आइदर अट्रैक्ट और रेपेल, यानी मादे की वो खुसूसियत जिसकी वजह से वो किसी दूसरी चीज़ को अपनी तरफ खींचे या धकेले, तो उसको हम कहते हैं क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। या हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि आर द सोर्स ऑफ डाइवर्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ई किसी इलेक्ट्रिक फील्ड का जरिया, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के ज़रिए को हम भी क्या कहते हैं, चार्ज। यानी चार्ज असल में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ज़रिया होता है। जहाँ पर भी चार्ज मौजूद होगा वहाँ पर ज़रूर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इसलिए हम डिफाइन करते हैं कि द सोर्स ऑफ डाइवर्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी फैले हुई इलेक्ट्रिक फील्ड का ज़रिया, इसको हम कहते हैं क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं हमारे पास दो किस्म के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव के चार्ज के जो इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होते हैं, यानी चार्ज से बाहर की तरफ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। और नेगेटिव चार्ज के लिए ये जो है ना इनवर्ट होता है, चार्ज पे कन्वर्ज होता है, रेडियली इनवर्ड होता है, ठीक है। तो हम इस इन दो तरीक़ों से जो है ना चार्ज के जो है ना डिफिनीशन करते हैं, वजाहत करते हैं, ठीक है। अब आप लोग जानते हैं कि हमारे पास मैटर जो है ना वो एटमो से मिलकर बना होती है। हमारे पास एक एटम है, यानी मैटर जो है ना इस तरह छोटी छोटी एटमो से मिलकर बना होता है। हर एक चीज़ छोटी छोटी एटमो से मिलकर बना होता है। ये मार्कर भी एटमो से मिलकर बना होता है, ये बोर्ड जो है ना एटमो से मिलकर बना होता है, इंसान भी एटमो से मिलकर बना होता है। सब चीज़ें जो है ना वो एटमो से मिलकर बना होते हैं। अब मैंने एक एटम ले लिया, इसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, ठीक है, और बाहर शेल में इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर जो चार्ज है इसका मैग्नीट्यूड मिकदार जो है ना बराबर है, इसलिए मैटर हमारे पास एज ए होल न्यूट्रल है, इस पर किसी किस्म का चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है और जितना प्रोटॉन पर, इसका तादाद भी बराबर है। तो इसलिए दोनों का असर को कैंसिल कर देता है और मैटर पर नेट चार्ज जो है ना वो क्या होता है, वो ज़ीरो होता है। और किसी चीज़ पर चार्ज की मकदार मालूम करने के लिए हम एक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, Q इज इक्वल टू NE। यहाँ पर क्यों हमारे पास किसी जिस्म पर टोटल चार्ज को जाहिर करता है, इन हमारे पास क्या होता है, नंबर होता है, इंटीजर नंबर होता है। और ये हमारे पास चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जाहिर करते हैं। यानी किसी मादे में चार्ज मालूम करने के लिए या किसी चीज़ पर चार्ज मालूम करने के लिए उस चीज़ में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका तादाद जो है ना हम इलेक्ट्रॉन की चार्ज से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल चार्ज जो है ना मालूम हो जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होगा या प्रोटॉन पर, वो तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। या प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है
1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। तो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होगा वो नेगेटिव होगा और प्रोटॉन पर जो होगा वो पॉजिटिव होगा। दोनों मकदार में बराबर, मैग्नीट्यूड में बराबर है, लेकिन सिर्फ साइन में बदल है, ठीक है। एक का साइन दूसरा मुख्तलिफ है, एक नेगेटिव है और दूसरा जो है ना पॉजिटिव है। तो ये था सब कुछ जो है ना चार्ज के बारे में। अब आते हैं कूलम लॉ की तरफ, ठीक है। चार्ज के बारे में हमने जाना कि चार्ज हमारे पास किसी मैटर का इंट्रिंसिक ज़ाती खुसूसियत हो, ज़ाती प्रॉपर्टी होते हैं, या किसी इलेक्ट्रिक फील्ड का ये एक ज़रिया होता है, एक सोर्स होता है। अब आते हैं कूलम लॉ की तरफ, ठीक है। कूलम लॉ, कूलम लॉ चूँकि जो है ना चार्जों के बारे में बताते हैं, चार्जों के दरमियान कुव्वत, फोर्स के बारे में बताते हैं, इसलिए चार्ज के बारे में पहले जानना ज़रूरी था और मैंने बताया, ठीक है। अब आते हैं कूलम क्या कहता है, ठीक है। तो कूलम लॉ से पहले मैं थोड़ा सा इसके हिस्ट्री की तरफ जाता हूँ कि कूलम लॉ का हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री, ठीक है। तो हिस्ट्री ये है कि 1785 में कूलम जो है ना, ये ला कूलम ने 1785 में पेश किया था, और कूलम का जो पूरा नाम था वो किया था चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम। कूलम का पूरा नाम था चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम, ये इसका पूरा नाम था। और ये कौन था? कूलम जो है ना हमारे पास एक फ्रेंच इंजीनियर था, फ्रेंच इंजीनियर था। और उन्होंने ये लॉ जो है ना एम्पिरिकली तौर पर जो है ना पेश किया था, यानी तजुर्बे से जो है ना कूलम ने ये लॉ पेश किया था, एक स्टेटमेंट की तरह जो है ना उसने ये लॉ पेश किया था 1785 में, ठीक है। अब कूलम ने ये लॉ जो है ना पेश किया था, जो तजुर्बा किया था, उस तजुर्बे के लिए कूलम ने एक डिवाइस, एक आले को इस्तेमाल किया था। उस आले का नाम किया था, उस आले का, उस डिवाइस का नाम था टॉर्जन बैलेंस। टॉर्जन बैलेंस यानी ये एक डिवाइस था, इसकी मदद से कूलम ने चार्ज के दरमियान कुव्वत मालूम किया था और लॉ का स्टेटमेंट जो है ना पेश किया था। और इसके बाद कूलम ने 1785 में फिर पेपर को भी पब्लिश किया कूलम लॉ पर, ठीक है। तो ये टॉर्जन बैलेंस किस तरह था? ये टॉर्जन बैलेंस कुछ इस तरह था, ठीक है। ये एक ऐसी बॉक्स की शक्ल में था, एक बर्तन की शक्ल में था, ठीक है। अब कूलम ने किया इसमें एक ऐसे सीधा पाइप जो है ना लगाया, ये था नोडल। अब पाइप इसमें लगाया और इससे एक सस्पेंशन फाइबर जो है ना लटकाया नीचे इस डब्बे में। अब ये सस्पेंशन फाइबर जो है ना इसके साथ दो स्पेयर जो है ना किसी इंसुलेटर की मदद से मुंसलिक करके जो है ना लटकाया, यहाँ पर लटकाया। और स्पेयर को जो है ना, दोनों स्पेयर को जो है ना चार्ज किया, यानी पहले से चार्ज किया, ठीक है। तो चार्ज को हम किस तरह पैदा करते हैं? जब हम किसी दो चीज़ों को रगड़ते हैं, यानी इसको रोबिंग कर देते, एक दूसरे के साथ जो है ना इस तरह रुब कर देते हैं, तो एक जिस्म से इलेक्ट्रॉन दूसरे में मुंतकिल होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह जिस्म जो है ना चार्ज होता है। तो कूलम ने जो स्पेयर जो है ना चार्ज की थी वो भी किसी रोबिंग की मदद से चार्ज क्या होगा। तो उन्होंने ये दो स्पेयर जो है ना पहले से चार्ज की, ठीक है। और बाद में यहाँ पर एक दूसरा सुराख भी किया और इसमें भी एक फाइबर जो है ना यहाँ पर लटकाया और इससे एक तीसरा स्पेयर लगाया, ठीक है, तीसरा, और इसको भी चार्ज किया। फॉर एग्जांपल एक स्पेयर को भी पॉजिटिव चार्ज दिया था और इसको भी पॉजिटिव चार्ज दिया। अब जैसा कि ये फाइबर जो है ना आज़ादाना जो है ना लटक रहा है और ये स्पेयर जो है ना ये भी आज़ादाना लटक रहा है और ये भी आज़ादाना, यानी ये दो स्पेयर है और ये सिंगल स्पेयर है, ठीक है। अब जब इस स्पेयर पर भी पॉजिटिव चार्ज है और इस स्पेयर पर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो जाहिर है कि एक स्पेयर जो है ना दूसरे को धकेलेगा, ठीक है ना, एक दूसरे स्पेयर को धकेलेगा और क़ुव्वत की वजह से इसके दरमियान जो है ना सेपरेशन यानी एक थीटा एंगल पैदा हो जाएगी, यानी ये इस सस्पेंशन पेपर के साथ एक एंगल बनाएगा। फॉर एग्जांपल फोर्स लगने के बाद ये स्पेयर जो है ना इस तरह हुई और पहला वाला स्पेयर जो है ना इस जगह पे था, तो यहाँ पर एक एंगल बना, ठीक है। इस एक्सिस के साथ एक एंगल बना थीटा, पॉजिटिव
पॉजिटिव। तो जितना फोर्स ज़्यादा होता था उतना ही एंगल भी ज़्यादा होता था, ठीक है। तो इस नज़रिए को, इस तरीके को, इस तजर्बे का इस्तेमाल करके कूलम ने किया कूलम ने जो है ना दो चार्जों के दरमियान अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स जो है ना मालूम किया, और इस पर एक स्टेटमेंट दिया जिसको बाद में उसने जो है ना कूलम लॉ का नाम दिया गया, ठीक है ना। तो अब स्टेटमेंट किस तरह स्टेटमेंट की तरफ आती है, तो था हिस्ट्री के बारे में, अब आते हैं स्टेटमेंट की तरफ, ठीक है। स्टेटमेंट जो है ना, जो यूँ मैं बयान कर देता हूँ, स्टेटमेंट कूलम्स लॉ। स्टेटमेंट, अब आते हैं स्टेटमेंट की तरफ, STATEMENT स्टेटमेंट, ठीक है। तो स्टेटमेंट कुछ इस तरह है, द मैग्नीट्यूड मकदार को कहते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज और body charge body is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square square of the distance r between them, ठीक है। इसका इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज, यानी दो पॉइंट चार्ज की, यानी या दो पॉइंट बॉडी चार्ज बॉडी के दरमियान जो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स होता है, इसका मैग्नीट्यूड, इसका मकदार जो है ना क्या होगा, इसका मकदार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यानी चार्जों के मैग्नीट्यूड को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ये क़ुव्वत, ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स जो क़ुव्वत है चार्जों के दरमियान, चार्जों के मैग्नीट्यूड को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी जितना हम चार्जों के मैग्नीट्यूड को ज़्यादा करें उतना ही फोर्स ज़्यादा होगा, और जितना हम मैग्नीट्यूड को कम करें तो फोर्स जो है ना उतना ही कम होगा, ठीक है। एक पॉइंट स्टेटमेंट ये है, और दूसरा पॉइंट ये है कि the magnitude of force is inversely proportional to the square of the distance between them, यानी चार्ज के दरमियान जो फासला हम रख देते हैं, इस फासले को ये फोर्स जो है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी अगर हम चार्ज के दरमियान फासले को बढ़ाएं तो फोर्स क्या होगा, कम होगा, और अगर फासले को कम करें तो फोर्स क्या होगा, फोर्स जो है ना ज़्यादा होगा। तो इस स्टेटमेंट में दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये है कि चार्ज के मैग्नीट्यूड को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ये फोर्स, और दूसरा ये है कि चार्ज के दरमियान जो डिस्टेंस है इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है ना। तो ये था हमारे पास दो पॉइंट है स्टेटमेंट। अब यहाँ पर पॉइंट चार्ज से क्या मुराद है, यहाँ पर एक क्वेश्चन पैदा होता है कि पॉइंट चार्ज से क्या मुराद है, पॉइंट चार्ज और पॉइंट चार्ज्ड बॉडी, ठीक है। तो पॉइंट चार्ज से मुराद ये है कि जब हमारे पास दो चार्जों के दरमियान फासला डिस्टेंस जो है ना चार्जों के साइज़ या इसके डायमीटर के मुकाबले में ज़्यादा हो, तो इस तरह के चार्ज अजसाम या चार्ज जो है ना क्या तस्वर किए जाएंगे, पॉइंट चार्ज तस्वर किए जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर दो चार्ज जो है ना बनाया, और मैंने इतने फासले पर रखा, मैंने फासले को r से ज़ाहिर किया, और चार्ज को जो है ना Q1 और Q2 से ज़ाहिर किया। अब देखो इस चार्ज का साइज़ और इस चार्ज का साइज़ जो है ना इस के दरमियान फासले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए ये चार्ज बॉडी जो है ना क्या तस्वर की जाएंगे, पॉइंट चार्ज तस्वर किए जाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, मैंने फासले पर रखा है, ठीक है। चलो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। अब कूलम के मुताबिक इन चार्ज के दरमियान क्या होगा, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स होगा, चूँकि चार्ज हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, तो फोर्स जो है ना रिपल्सिव फोर्स होगा, एक दूसरे को धकेलेगा, ठीक है।
अब कूलम के स्टेटमेंट के मुताबिक फॉर एग्जांपल इस इलेक्ट्रिक फोर्स को मैं एफ से ज़ाहिर कर देता हूँ, ठीक है, एफ से, ठीक है। तो कूलम के स्टेटमेंट के मुताबिक मैं लिखूंगा कि फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज 1 एंड चार्ज 2। तो मैं लिखता हूँ Q1 Q2, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो। इसी तरह स्टेटमेंट का दूसरा पॉइंट क्या है, इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी अगर इन दोनों चार्ज के दरमियान में इस फासले को ज़्यादा करूँ तो फोर्स कम होगा, और अगर कम करूँ तो फोर्स ज़्यादा होगा। तो दूसरा पॉइंट ये है, इफ इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 और स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है। अब मैं दोनों इक्वेशनों को इकट्ठा कर देता हूँ, ठीक है। इफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये हमारे पास क्या हुआ, इक्वेशन नंबर 3 हुआ। ये हमारे पास है प्रोपोर्शनलिटी का साइन। अब मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। इसको ख़त्म करने के लिए मैं यहाँ पर इज इक्वल टू लगाऊंगा और कांस्टेंट लगाऊंगा, ठीक है। ये हमारे पास मैथमेटिक्स का रूल है, कांस्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4। यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट, ये कांस्टेंट हमारे पास है के, और के हमारे पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, इसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अब इसके का वैल्यू क्या है, इसके के वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो मैं जो है ना के का वैल्यू जो है ना इस इक्वेशन में के पुट करूँगा और फिर इस के की वैल्यू को पुट करूँगा, तो हमारे पास इक्वेशन किस तरह हो जाएगा, इफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 5 हुआ। अब मैं इसके बाद के का वैल्यू जो है ना इस इक्वेशन में पुट करता हूँ, तो इक्वेशन किस तरह हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन किस तरह हो जाएगा, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 5 में के की वैल्यू को पुट करें तो इक्वेशन इस तरह हो जाएगा, इफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 6 हमारे पास क्या है, ये कूलम का कानून है, कूलम का लॉ है। इसमें Q1 और Q2 चार्जों को जाहिर करता है, चार्जों के मैग्नीट्यूड को जाहिर करता है। आर जो है ना चार्ज के दरमियान फासले को जाहिर करता है, और एफ जो है ना हमारे पास चार्ज के दरमियान जो रिपल्सिव फोर्स या अट्रैक्टिव फोर्स होता है इसके मैग्नीट्यूड को जाहिर कर देता है। अब यहाँ पर हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है ना ये एक कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। अब 1/4 पाई तो एक कांस्टेंट नंबर है। अब ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये एप्सिलॉन नॉट हमारे पास क्या है, ये है परमिटिविटी अप फ्री स्पेस आर वैक्यूम, फ्री स्पेस आर वैक्यूम। अब परमिटिविटी क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट हमारे पास इस इक्वेशन में परमिटिविटी फ्री स्पेस का या वैक्यूम का परमिटिविटी होता है। तो परमिटिविटी क्या होता है, परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम टू रिड्यूस द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। यानी ये परमिटिविटी हमारे पास हो किसी स्पेस या किसी फ्री स्पेस या वैक्यूम का एक प्रॉपर्टी होता है, एक खुसूसियत होता है जो कि चार्ज के दरमियान क़ुव्वत पर जो है ना असरअंदाज होता है, इसको कम कर देता है, ठीक है ना। या इस तरह हम परमिटिविटी को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, परमिटिविटी इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। तो यहाँ पर चूंकि मीडियम नहीं है तो मैं मीडियम की जगह क्या लिखूंगा, फ्री स्पेस और वैक्यूम, क्योंकि हमने यहाँ पर वैक्यूम इस्तेमाल किया, चार्ज के दरमियान फ्री स्पेस है, वैक्यूम है। सो इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम यानी फ्री स्पेस और वैक्यूम विच affects the magnitude of force between charges, यानी चार्ज के दरमियान जो क़ुव्वत होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, इस पर असरअंदाज होता है, इसको कम कर देता है। या हम इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द अपोजिशन ऑफ द मीडियम, अपोजिशन ऑफ द फ्री स्पेस
टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। यानी ये किसी मीडियम का या किसी फ्री स्पेस का एक अपोजिशन होता है, एक रेजिस्टेंस होता है, या हम इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि द रेजिस्टेंस ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम और मीडियम टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। ये हमारे पास होता है परमिटिविटी। और फ्री स्पेस के लिए और वैक्यूम के लिए हम ये परमिटिव जो है ना एप्सिलॉन नॉट से ज़ाहिर करते हैं। कौन से टर्म से? इस टर्म से एप्सिलॉन नॉट से ज़ाहिर जो है ना ज़ाहिर कर देते हैं। अब इस एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जो है ना कितना है, वो फ्री स्पेस के लिए कितना है? ये वैल्यू फ्री स्पेस के लिए है हमारे पास एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, ये हमारे पास है 8.85 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास है एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम की वैल्यू है, कीमत है। ठीक है ना। अब इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को जो है ना मैं के की वैल्यू में पुट कर देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, तो इससे क्या आएगा? तो जब मैं इसको यहाँ पर पुट कर देता हूँ तो मेरे पास के का वैल्यू जो है ना क्या आएगा? जब मैं उसको वहाँ पर पुट कर देता हूँ तो मैं हासिल कर देता हूँ 9.09 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये हमारे पास है के की वैल्यू, ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है यानी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और ये हमारे पास के कांस्टेंट की जो है ना वैल्यू है। ठीक है, बाद में कैलकुलेशन में जो है ना इसको इस्तेमाल करेंगे, जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं तो ये ज़रूर हम जो है ना इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये था परमिटिविटी के बारे में, अपोजिशन ऑफ फ्री स्पेस के बारे में या वैक्यूम के बारे में। अब आते हैं, ये है हमारे पास कूलम का वेक्टर पाम, सॉरी वेक्टर नहीं, मैग्नीट्यूड पाम में, ये फोर्स के मैग्नीट्यूड के बारे में, अमाउंट और मकदार के बारे में बताता है। अब आते हैं वेक्टर पाम में। ठीक है, कूलम ला इन वेक्टर पाम, क्वेश्चन नंबर 6। क्योंकि फोर्स हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसलिए हम इसको भी वेक्टर में जाहिर करेंगे। ठीक है, वेक्टर में। अब मैं वेक्टर में जाहिर करता हूँ कूलम का कानून। अब कूलम का कानून, कूलम का लॉ जो है ना वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हमारे पास दो केसेस होते हैं। कितने केसेस होते हैं? टू केसेस फॉर वेक्टर फॉर्म। यानी इस फोर्स का डायरेक्शन जो है ना हम यूनिट वेक्टर की मदद से जाहिर करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल टू केसेस क्या है? टू केसेस ये है कि फॉर नंबर फर्स्ट फॉर सेम चार्जेस, और दूसरा है हमारे पास फॉर अपोजिट चार्जेस। ठीक है, फॉर सेम चार्जेस का मतलब ये है कि वेक्टर फॉर्म में जब हम कूलम ला लिखेंगे तो हम ये देखेंगे कि चार्जों का साइन जो है ना एक जैसा है कि मुख्तलिफ है। फॉर सेम चार्ज का मतलब ये है कि या तो दोनों चार्ज जो है ना पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, तो इसके लिए जो है ना वेक्टर फॉर्म अलग सा होगा, और फॉर अपोजिट चार्ज जो है ना वेक्टर फॉर्म जो है ना अलग सा होगा। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि चार्ज का साइन जो है ना अपोजिट है कि सेम है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सेम चार्ज के लिए करूँगा। फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं ये करूँगा, फॉर एग्जांपल मैंने दो चार्ज ली, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। मैंने इसको Q1 का नाम दिया और मैंने इसको Q2 का नाम दिया। अब हम क्या करते हैं कि इसके दरमियान जो है ना एक फासिला है, एक आर है। अब ये चार्ज Q1 जो है ना चूँकि पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है, तो ये चार्ज जो है ना इस चार्ज पर क्या लगाएगा? एक क़ुव्वत, एक फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। क्या लगाएगा? इस डायरेक्शन में। तो इस क़ुव्वत को हम किससे ज़ाहिर करेंगे? F12। F12 का मतलब पार सेम चार्जेस। ठीक है, पार सेम चार्ज। F12 का मतलब है कि चार्ज Q1 फोर्स लगाते हैं चार्ज Q2 पर। F12 का मतलब क्या है? F12 यदि मतलब दे Q1 exert force on चार्ज Q2, Q1 पर Q2 बानी फोर्स लगाई। मैंने पोस्ट में बताया आप लोगों के समझाने के लिए। ठीक है, Q1 जो है ना Q2 पर जो है ना फोर्स लगाता है। अब मैंने जो है ना इस इक्वेशन नंबर 6 को किस तरह लिखूँगा?
सेम चार्जेस के लिए F12 किस तरह लिखूँगा, तो मैं इस तरह लिखूँगा F12 और इसके ऊपर जो है ना एक तीर लगाऊंगा, इसका मतलब होगा वेक्टर। तो ये किस तरह होगा, F12 के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वेयर R12 यूनिट वेक्टर। यहाँ पर आर कैप हमारे पास यूनिट वेक्टर है, यानी ये फोर्स के डायरेक्शन को बता देता है, ठीक है। अब यहाँ पर R12 का मतलब क्या है, यानी Q1 जो फोर्स लगाता है Q2 पर, इसका डायरेक्शन क्या है, Q1 से Q2 की तरफ। तो मैंने इसको इस R12 यूनिट वेक्टर से जाहिर किया, यानी इसका डायरेक्शन ये है, ठीक है। Q1 से Q2 की तरफ इस फोर्स का डायरेक्शन है। तो मैंने यहाँ पर लगाया F12 इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वेयर R12 यूनिट वेक्टर, ठीक है। ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 7। सिमिलरली न्यूटन की तीसरी कानून के मुताबिक जब Q1 जो है ना Q2 पर फोर्स लगा देता है, तो उतना ही मकदार में, उतना ही अमाउंट में Q2 जो है ना वो भी Q1 पर जो है ना उतना ही फोर्स लगाएगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। मैग्नीट्यूड दोनों फोर्सों का एक जैसा होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना। न्यूटन की तीसरी कानून के मुताबिक एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन विद सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो यहाँ पर Q1 Q2 पर जितना फोर्स लगाते उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में Q2 भी Q1 पर लगा देते। तो मैं अब लिख देता हूँ F21, यहाँ पर मैंने F12 लिखा, यानी इसका मतलब था Q1 Q2 पर फोर्स लगा दे। अब F21 का मतलब है Q2 Q1 पर फोर्स लगा देता है। तो अब इस फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ होगा, क्योंकि Q2 अब Q1 पर फोर्स लगाता है, तो इसका डायरेक्शन इस तरफ होगा F21, ठीक है। यानी इस पर जो फोर्स लगाएगा, और इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, क्योंकि फोर्स जो है ना Q2 से Q1 की तरफ है, तो मैं लिखूंगा R यूनिट वेक्टर R21, यानी चार्ज 2 से चार्ज 1 की तरफ होगा। तो मैं इस तरह लिखूंगा F21 इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वेयर R21 यूनिट वेक्टर, ठीक है। ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 8, ठीक है। इक्वेशन नंबर 7 और इक्वेशन नंबर 8 हमारे पास है वेक्टर पाम ऑफ कूलम लॉ। अब और ये है सेम चार्जेस के लिए, ठीक है ना। जब हमारे पास चार्ज के साइन एक जैसे हो, या दोनों नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो, तो ये पाम वेक्टर का ये पाम जो है ना कूलम लॉ के, ये सिर्फ पॉजिटिव चार्ज सेम चार्जेस के लिए है, ठीक है। ये दोनों पॉजिटिव है सेम चार्जेस के लिए। अब मैं दूसरी के लिए कर देता हूँ, दूसरी के लिए सेकंड केस, पारापोजिट चार्जेस। जब हमारे पास चार्ज का साइन मुख्तलिफ हो, एक पॉजिटिव हो और एक जो है ना नेगेटिव हो, और मैंने इसको कुछ फासले पर रखा हो आर पे, ये Q1 है और ये Q2 है, ठीक है। अब Q1 क्या करता है, Q2 पर एक फोर्स लगा देता है, ठीक है ना। Q1 जो है ना Q2 पर एक फोर्स लगा देता है, तो इस फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ होगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये अपने तरफ खींचेगा। Q1 पॉजिटिव चार्ज जो है ना Q2 नेगेटिव चार्ज अपने तरफ खींचेगा, तो इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा। मैंने यहाँ पर इस तीर से जाहिर किया, तो यहाँ पर इस फोर्स का डायरेक्शन होगा, ये Q1 जो लगाता है इसका डायरेक्शन होगा F12 जो है ना, इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। ये हमारे पास होगा F12, यानी Q1 Q2 पर फोर्स लगाते हैं और इस तरफ होगा, और डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा R21, ठीक है। अब इसके लिए अपोजिट है, ठीक है ना, क्योंकि Q1 Q2 पर फोर्स लगाते अपने तरफ खींचता है, तो जाहिर है डायरेक्शन Q2 से Q1 की तरफ होगा, तो मैंने लिख लिया R21, ठीक है। अब मैं F12 को लिखते हो पर अपोजिट चार्जेस के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वेयर। अब यूनिट वेक्टर क्या होगा, R21, यानी यहाँ पर 1 2 है और डायरेक्शन Q2 से Q1 की तरफ है फोर्स का, ठीक है। सिमिलरली Q2 जो है ना भी Q1 पर उतना ही अमाउंट में फोर्स लगाएगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो ये Q2 अब Q1 पर जो फोर्स लगाता है इसका डायरेक्शन इस तरफ होगा, ये मैंने जाहिर किया F21, यानी Q2 1 पर जो फोर्स लगाते रहे उसका डायरेक्शन क्या होगा, 1 से 2 की तरफ होगा, Q1 से Q2 की तरफ होगा। तो मैं लिखूंगा F21 F21
if 2 1 vector is equal to k q1 q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर आर 1 2, इसका डायरेक्शन 1 से 2 की तरफ है, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 9 और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 10। इक्वेशन 9 और इक्वेशन 10 जो है ना कूलम टेला के वेक्टर पाम है और ये अपोजिट चार्जेस के लिए है, ठीक है। अब न्यूटन की तीसरे कानून के मुताबिक दोनों चार्ज जो है ना एक दूसरे पर एक जैसा फोर्स लगा देते हैं, लेकिन इसका डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन जो है ना अपोजिट है। तो जब फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट हो तो फिर यूनिट वेक्टर r12 होगा माइनस r21, यानी यूनिट वेक्टर जो है ना अपोजिट डायरेक्शन को जाहिर कर देता है। तो जब मैं r12 को माइनस r21 पे रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है ना, रिप्लेस कर देता हूँ, तो मैं जो है ना r12 वाला जो यूनिट वेक्टर है, ठीक है, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 7 में है, तो मैं इसकी जगह इसको लिख लूँगा। तो इक्वेशन किस तरह बनेगा, f12 इज इक्वल टू के q1 q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब मैंने इसकी जगह जो है ना इसको पुट कर ले लिया, माइनस r21 यूनिट वेक्टर। अब मैंने माइनस को जो है ना बाहर निकाला, तो f12 किस तरह हो जाएगा, माइनस के q1 q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर आर यूनिट वेक्टर 21। अब इधर देखो, अगर इससे मैं माइनस बाहर कर लूँ के q1 q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर r21, ये किसके बराबर है, इधर देखो किधर है, ये है, ये हमारे पास बराबर है f21 के। तो ये f21 हो जाएगा f12 यूनिट इज इक्वल टू माइनस अपनी जगह पे, और यहाँ पर हमारे पास ये क्वांटिटी ये वाला इसके तरह बना, ये इक्वेशन बिल्कुल इसी की तरह बना। तो ये किसके बराबर है, f21 के। तो इससे हमें क्या साबित हुआ, इससे हमें ये बात साबित हो गई कि f12 इज इक्वल टू माइनस f21 न्यूटन की तीसरी कानून के बारे में बता दें, यानी f1 चार्ज 1 चार्ज 2 पर जितना फोर्स लगा देते हैं उतना ही फोर्स चार्ज 2 भी चार्ज 1 पर लगाते हैं, लेकिन डायरेक्शन जो है ना दोनों का अपोजिट होगा, ठीक है। इसका डायरेक्शन एक का डायरेक्शन एक तरफ होगा और दूसरे का दूसरी तरफ होगा। नेगेटिव साइन यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन को जाहिर कर देता है। तो ये था वेक्टर पाम के बारे में, कूलम लॉ के वेक्टर पाम के बारे में, ठीक है। अब आते हैं कूलम लॉ इन मटेरियल मीडिया, यानी इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑफ कूलम लॉ। जब हम चार्जों के दरमियान वैक्यूम या फ्री स्पेस के बजाय जो है ना किसी मीडियम को, किसी मटेरियल मीडियम को इस्तेमाल करें, तो फिर चार्ज के दरमियान क़ुव्वत फोर्स पर कितना असर पड़ेगा, कम होगा ज़्यादा होगा। तो अब इसको मालूम कर देते हैं, ठीक है। अब आते हैं कूलम लॉ इन मटेरियल मीडिया। कूलम्स लॉ इन मटेरियल मीडिया या मीडियम के जमा है, ठीक है। अब कूलम का लॉ जो है ना मटेरियल मीडियम मालूम करने से पहले हमें रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, जैसा कि पहले मैंने आप लोगों को बताया कि परमिटिविटी किसी मीडियम या किसी स्पेस या वैक्यूम का एक अपोजिशन होता है चार्ज के दरमियान फोर्स के लिए, ठीक है। तो इस अपोजिशन को हम कहते हैं परमिटिविटी। अब ये परमिटिविटी अगर हम अब ऐसा करें कि स्पेस का परमिटिविटी, वैक्यूम का परमिटिविटी और मीडियम के परमिटिविटी के दरमियान एक रेशो को मालूम करें, तो फिर इस रेशो को हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। इन रिलेटिव परमिटिविटी हम किससे ज़ाहिर करते हैं, ई आर से ज़ाहिर करते हैं, और इसको हम इस परमिटिविटी को इस तरह लिख देते हैं ई आर ई नॉट बाई ई। तो इसका मतलब क्या है, नहीं इस तरह लिख देता हूँ, सॉरी मैं इसको इस तरह लिख देता हूँ ई बाई ई नॉट। ये हमारे पास है रिलेटिव परमिटिविटी इक्वेशन नंबर 11, ठीक है। मैंने उसको 11 का नाम दिया। इसका डिफिनीशन क्या है, द रेशो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू दैट ऑफ स्पेस इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। यानी रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड दैट ऑफ वैक्यूम, यानी वैक्यूम और
स्पेस की परमिटिविटी के दरमियान निस्बत को हम क्या कहते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी। यानी मीडियम का परमिटिविटी स्पेस की परमिटिविटी के मुकाबले में कितना है, तो फिर हम इसको कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। यानी दोनों के दरमियान एक निस्बत है, एक रेशो है। द रेशो बिटवीन द परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड दैट ऑफ स्पेस इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है। ई आर किस तरह डिफाइन करते हैं? द रेशो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम to that of space, that of space is called relative permittivity ER। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 11 है। अब हम ऐसा करते हैं कि ये था हमारे पास वैक्यूम के लिए ये पोर्स या फ्री स्पेस के लिए। अब हम जब हम मटेरियल मीडियम के लिए इस पोर को लेकेंगे तो फिर इस पोर्स को इस तरह लेकेंगे। देखें, एफ मीडियम MED लिखेंगे सबस्क्रिप्ट में। इसका मतलब है चार्ज के दरमियान जो पोर्स है इसके दरमियान हमने किसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या किसी मीडियम मटेरियल मीडियम को इस्तेमाल किया है। ठीक है। अब ER को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी भी कह सकते हैं। तो हम लिखेंगे इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। स्पेस के लिए यहाँ पर हमने एप्सिलॉन नॉट इस्तेमाल किया था, और मीडियम के लिए यहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे? एप्सिलॉन, सिर्फ एप्सिलॉन जो है ना इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 12 है। अब इधर देखिए इक्वेशन नंबर 11 से, इक्वेशन नंबर 11 में इस तरह लिख सकता हूँ। एप्सिलॉन नॉट जो है ना दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके तो मेरे पास हासिल होगा इज इक्वल टू ER E नॉट एंड ER। ये इक्वेशन नंबर ए है। अब मैंने किया कि इस इक्वेशन नंबर ए को यहाँ पर इक्वेशन नंबर 12 में पुट कर दिया, तो ये मेरे पास हासिल हुआ। तो हमें हासिल हुआ मीडियम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ER। यानी मैंने इसकी जगह ये पुट कर लिया, इसकी जगह ये पुट कर लिया इस इक्वेशन से हासिल करके Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब इससे ER बाहर निकाल के, ठीक है, कॉमन निकाल के, बाहर निकाल के मल्टीप्लिकेशन है 1/ER। तो यह क्या बचा अंदर? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 13 है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 13। ठीक है। इक्वेशन नंबर 13 है। अब इक्वेशन नंबर 13 में आप अंदर देख ले, ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ है वो किसके बराबर है? इक्वेशन नंबर 6 के बराबर है। यानी ये क्वांटिटी यहाँ पर ब्रैकेट में इनसाइड है, ब्रैकेट में इनसाइड बचा, और ये बिल्कुल इक्वेशन नंबर 6 एफ वैक्यूम के बराबर है। ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसकी जगह ये फोर्स जो है ना पुट कर लूँगा, तो मेरे पास हासिल होगा एफ मीडियम इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट और ब्रैकेट के अंदर एफ वैक्यूम आर फ्री स्पेस। ठीक है। या मैं इस तरह लिखूँगा एफ मीडियम इज इक्वल टू एफ वैक्यूम डिवाइड बाई ER। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 14 है। ठीक है। इक्वेशन नंबर 14 क्या बता देता है कि मीडियम में चार्ज के दरमियान, यानी जब हम चार्ज के दरमियान किसी मीडियम को इस्तेमाल करें स्पेस या वैक्यूम के बजाय, तो पोर जो है ना कितना हम कम होगा? 1/ER टाइम जो है ना उतना ही फोर्स कम होगा। यानी मटेरियल मीडियम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ना कम होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी जो है ना ये हमेशा 1 से ग्रेटर होगा। ये हमारे पास वैक्यूम के लिए कितना है? ये वैक्यूम के लिए 1 है। और एयर के लिए कितना है? एयर के लिए, ये एयर के लिए है 1.0006 एयर के लिए, और ये है वैक्यूम के लिए। ठीक है। तो जब एयर के लिए इतना होगा, बाकी मीडियम के लिए तो ज़रूर जो है ना ज़्यादा होगा। तो जब ये 1 से ज़्यादा होगा तो ये पोर जो है ना किससे? मीडियम वाली, ये मीडियम वाला पोर जो है ना, मीडियम वाला पोर्स वैक्यूम के पोर से कितना कम होगा? उतना ही मकदार में कम होगा। तो इसका मतलब ये है कि जब हम चार्ज के दरमियान जो है ना किसी मीडियम को इस्तेमाल करें वैक्यूम के बजाय, तो फोर्स फिर क्या होगा? कम होगा।
रिलेटिव परमिटिविटी की वजह से या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वजह से। इसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है। और ये रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज़्यादा पानी के लिए है। पानी का जो है ना, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 78 जो है ना है, ठीक है। और ये रिलेटिव परमिटिविटी यार हमारे पास ये एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट, यानी इसका कोई डायमेंशन नहीं है और कांस्टेंट भी है। किसी मीडियम का एक अपोजिशन है, कांस्टेंट है, और इसका डायमेंशन क्यों नहीं है? क्योंकि ऊपर भी इसकी क्वांटिटी और नीचे जो है ना एक दूसरे का साथ कैंसिल होता है, तो इसलिए ये डायमेंशन लेस है और कांस्टेंट भी है। तो उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों को कूलम के लॉ के बारे में, चार्ज के बारे में, इसके वेक्टर फॉर्म के बारे में और सब कुछ के बारे में आप जो लोग जो है ना समझ चुके होंगे। अगर फिर भी किसी का क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे जो है ना कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।